गुड मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर 17 पेज नंबर 284। पार्ट 2 हम कर चुके थे, यहाँ तक पार्ट 2 ही ख़त्म हो चुका था। अब पार्ट 3 करना है हमें। यहाँ से पार्ट 3 जो हमें करना है, इसमें देखिए इवोल्यूशन ऑफ मनी है। तो ये अभी हम इवोल्यूशन ऑफ मनी, अभी टाइप्स ऑफ मनी है, तो मैं आपको टाइप्स ऑफ मनी समझा देता हूँ क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करते जाइए। अगर आप कॉपी में पेन पेपर उठा लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए मेटेलिक मनी। टाइप्स ऑफ मनी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए मेटेलिक मनी। सेकंड आप लिखिए नॉन मेटेलिक मनी स्लैश करके लिखिए पेपर मनी। सेकंड लिख लिया नॉन मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी। फिर थर्ड लिखिए आप क्रेडिट मनी। उसको क्रेडिट मनी को स्लैश करके लिख लीजिएगा बैंक मनी। फोर्थ लिखिए लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी, लिखा है यहाँ पे लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी। फिफ्थ लिखिए नियर मनी, ठीक है। 5 लिखवा दिए मनी। अब मेटेलिक मनी में आइए। मेटेलिक मनी क्या होता है? मेटेलिक मनी वो मनी होता है जो मेटल का बना होता है, जैसे सारे कॉइन्स, ठीक है। मेटेलिक मनी में भी 2 मनी होते हैं, फुल बॉडीड और स्टैंडर्ड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी वो मनी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो। अब ये क्या होता है? देखिए, ये इंट्रिंसिक वैल्यू की स्पेलिंग, ये फेस वैल्यू की स्पेलिंग लिख लीजिए, फिर बताता हूँ। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी इक्वल हो। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब फुल बॉडीड मनी क्या होता है? पहले ऐसा होता था कि जो सिक्के थे वो गोल्ड और सिल्वर के बनते थे, तो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के बनते थे। आज गोल्ड और सिल्वर के सिक्के नहीं बनते। फेस वैल्यू मतलब वो होता है जो सिक्के के ऊपर लिखा है, जैसे 5 का सिक्का है उसके ऊपर 5 लिखा है तो सिक्के की वैल्यू क्या हुई? 5। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जो सिक्का है ना उसमें जो मेटल लगा है उसकी वैल्यू। समझिए 5 का सिक्का है, आप खरीदेंगे इससे कुछ तो 5 रुपये का आपको कुरकुरे मिल गया या एप्पल मिल गया एक फॉर एग्जाम्पल। पर अगर वो 5 रुपये को आप कबाड़ के भाव बेचेंगे ना, तो हो सकता है उस सिक्के का आपको 10 पैसा या 20 पैसा मिले। क्यों? क्योंकि वो कबाड़ में लोहे के भाव 1 किलो के भाव से तुल जाएगा, ठीक है। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले क्या होता था? फुल बॉडीड मनी चलती थी। क्यों? क्योंकि पहले सोना, जैसे अभी सोना समझिए 40,000 47,000 पर 10 ग्राम है। पहले नहीं था। पहले मान लीजिए 20 रुपये का था सोना, तो वो 20 रुपये का सिक्का था। उस सोने की कीमत कितनी थी? 20 रुपये, ठीक है। एक सिक्का समझिए 10 ग्राम का एग्जाम्पल। तो उस 10 ग्राम का जो सोना था वो पहले 20 रुपये का था, उसके ऊपर 20 रुपये लिखा रहता था। तो वो कैसा मनी था? फुल बॉडीड मनी। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब क्योंकि मान लीजिए कोई 10 ग्राम का सोने का सिक्का है, उसके ऊपर अगर हमने 20 रुपये लिख दिए तो उस सिक्के की कीमत, उसमें जितना सोना लगा है उसकी कीमत तो 40,000 है या 47,000 है, पर सिक्के की कीमत कितनी है? फेस वैल्यू 20 रुपये। तो अब ऐसा नहीं चलता, ठीक है। अब क्या होता है? जैसे भी कोई 10 का सिक्का है तो 10 के सिक्के में जो मेटल लगा है ना उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, पर उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी जो मनी चल रहा है वो स्टैंडर्ड मनी चल रहा है। पहले फुल बॉडीड मनी चलता था जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर थी। सेकंड मैंने आपको बताया नॉन मेटेलिक मनी या पेपर मनी। अब नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं हो, जैसे नोट्स। अब नोट्स में नॉन मेटेलिक मनी में 3 होते हैं, तीनों नोट डाउन करिए। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। फिर से बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी या नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। अब मैं आपको समझाता हूँ नॉन मेटेलिक मनी में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में आ जाते हैं नोट्स, ठीक है। अब जो नोट होते हैं, नोट 1 रुपये का भी होता है, 2 रुपये का भी होता है, 5 का, 10 का, 20 का, 100 का, 500 का, 2000 का। अब होता क्या है? 1 रुपये के नोट को छोड़ दो और कॉइन्स को छोड़ दो, ठीक है। बाकी जितने भी नोट्स हैं ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी जो आरबीआई छापता है। आरबीआई जो है वो 1 रुपये के नोट को छोड़ के और सिक्कों को छोड़ के हर एक नोट आरबीआई छापता है। 1 रुपये का नोट और सिक्के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जितने भी आपने नोट्स वगैरह देखे होंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी।
फिर कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी वो है जैसे आपने 10 रुपये लेकर गए मार्केट में, ठीक है, उसके बाद आपने किसी को बोला 2 2 के 5 सिक्के दे दो, दे देगा वो, ठीक है। या आप 100 रुपये लेकर गए, 20 20 के 5 नोट मांगे, दे देगा, या 20 20 के 5 सिक्के मांगे, दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लीजिए अब जैसे इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, ये कैसा मनी है? इनकन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए आप लेकर चले गए उसके पास चाइना की करेंसी, बोला इसके बदले में मेरे को पैसा दो, तो वो पर्सन कैसे कन्वर्ट करेगा उस चाइना की करेंसी को? तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब बैंक्स में जाओगे तो वो रुपीस में कन्वर्ट करके दे देगा, पर उस किसी का पर्सन के पास जाओगे तो वो तुरंत कन्वर्ट नहीं हो सकती रुपीस में। जैसे आप किसी पर्सन के पास 1 रुपये लेके चले गए, बोला अब इसको कन्वर्ट करो, अब वो 1 रुपये इतना छोटा है, अब उसको और किस में कन्वर्ट करेगा? 20 20 पैसे में कन्वर्ट करेगा। वो जो 20 पैसे हैं वो आजकल चलते नहीं हैं, ठीक है। या 1 का नोट लेकर चले गए, तो ये सब इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है। या किसी दूसरे देश की करेंसी लेके चले गए तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। फिर थर्ड मैंने बोला था क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी को बैंक मनी भी बोलते हैं। जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो क्या हुआ? क्रेडिट मनी या बैंक मनी है। मेरा ही पैसा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो वो हुआ क्रेडिट मनी। फिर एक मैंने बोला था लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मतलब वो मनी होता है जो गवर्नमेंट, जिसकी फाउंडेशन है, मतलब ऑर्डर है गवर्नमेंट का, लेना ही पड़ेगा। आप किराने की दुकान पे जाओगे, आपने उससे 10 किलो चावल लिए, उसके बदले में आपने उसको क्या दे दिया कि तुम, आपके घर डेयरी थी तो आपने उसके बदले में उसको दूध दे दिया, ठीक है। तो वो मना कर सकता है दूध लेने से। क्यों? क्योंकि दूध उसके हो सकता है यूज़ का ना हो, या उस क्वालिटी का ना हो जैसा उसे चाहिए, बहुत कम रेट का दूध हो, ठीक है। आप बोल रहे हो भले कि 10 किलो चावल का समझो 100 रुपये प्राइस है, इस दूध का भी, लेकिन फिर भी वो नहीं ले, उसकी मर्जी है, वो नहीं लेगा। हाँ, पैसे दोगे आप उसको 100 रुपये तो वो ज़रूर लेगा और उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लीगल टेंडर मतलब जो ऑर्डर है गवर्नमेंट के, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आपने उसको 50-50 पैसे के कॉइन दे दिए तो वो नहीं लेगा। या आपने उसको बोला मैं आपको पेटीएम कर दे रहा हूँ, वो बोलेगा मैं पेटीएम नहीं चलाता हूँ। तो ऐसा नहीं आप बोलोगे मैं पेटीएम ही करूँगा, उसके अलावा नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अब उसको पैसे दे दो, जैसे नोट्स वगैरह दे दो, कॉइन्स दे दो जो चलते हैं। ऑप्शनल मनी क्या होता है? चेक वगैरह, या जैसे फ़ोनपे वॉलेट, ये ऑप्शनल है कि जिसको आप दे रहे हो पैसे, उसके ऊपर उसकी मर्ज़ी, वो चाहे तो ले। आपने उसको चेक दे दिया, वो बोलेगा मेरे बैंक अकाउंट में, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है। अगर होगा भी तो भी वो बोलेगा नहीं, मतलब मैं चेक नहीं लूँगा, मेरे को आप कैश दो, तो आपको उसको कैश देना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑप्शनल मनी है, चेक, फाउंडेशन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने आपको बोला नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? वो पैसा जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 1 लाख का गोल्ड पड़ा है, आज आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो हो सकता है कोई 95,000 में ले ले, कोई 98,000 में ले ले, कोई 99 में ले ले, या हो सकता है कोई 1,01,000 का भी ले ले, पर उसको जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं नियर मनी। पर आपके पास मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी तुरंत इतनी जल्दी नहीं बिक जाती है, ठीक है। उसके लिए ग्राहक ढूंढना पड़ता है। गोल्ड आज आप बेचने जाओ तो आपका तुरंत बिक जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सोने के दुकान वाले हैं, कहीं भी बिक जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसके लिए ग्राहक ढूंढना पड़ेगा आपको, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ मनी बता दिया। अब फंक्शंस ऑफ मनी है। मनी का पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मनी की डेफिनेशन दी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब मनी की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या किस लिए यूज़ होता है? एक्सचेंज करने में। मैंने एक कोई कमोडिटी ली, उसके बदले में मैं दूसरी कमोडिटी न लेकर मैं उसको मनी देता हूँ। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब पहले भी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने किसी को 10 किलो चावल दिए, उसके बदले में मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे 20 लीटर दूध दो। वो बोलेगा 20 लीटर नहीं दूंगा, 15 लीटर। मैं बोलूँगा नहीं 20 लीटर दूध चाहिए क्योंकि मैंने 10 किलो चावल दिए, तो बोलेगा 10 किलो चावल दिए मतलब 10 किलो की बदली तो मैं 15 लीटर ही दे पाऊँगा, ऐसा वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू तय नहीं है ना, इस 10 किलो चावल के बदले कितना दूध मिलेगा, 15 लीटर की 20 लीटर, इसका कोई सर्टेन नहीं है। कोई बोल सकता है मैं 15 लीटर दूंगा, कोई बोल सकता है मैं 17 लीटर, पर क्योंकि मनी आ चुका है तो हर चीज़ की एक वैल्यू है अब, ठीक है। हर चीज़ का एक वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे दूध की वैल्यू निकाल ली, चावल की वैल्यू निकाल ली,
ठीक है, तो मान लीजिए अब मैं उससे दूध ले रहा हूँ तो 15 लीटर का मैं उससे पैसा दे दूँगा। तो मनी के आने से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट पेज, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर। ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर का मीनिंग ये होता है कि अगर मनी होगा ना तो उसकी वजह से मैं परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कैसे? मान लीजिए बार्टर सिस्टम होता, मुझे मुंबई से कोई गुड्स बुलवाने हैं, तो क्या करता, मैं वहाँ फ़ोन करता, मुंबई से गुड्स भेजो, तो मुंबई से गुड्स तो आते, अब वो भी मेरे से कुछ मांगता, मैं बोलता ठीक है मैं आपसे अलमारी मंगा रहा हूँ, इसके बदले में मैं आपको 20 चेयर दे दे रहा हूँ या सोफ़ा दे दे रहा हूँ। तो फिर मुझे देखिए इतना बड़ा सोफ़ा वहाँ ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता, ठीक है, भिजवाना पड़ता, जो कि एक टफ़ टास्क हो जाता। उसके बजाय क्या हुआ, उसने मुझे फर्नीचर दिया, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट मैंने बाहर से लिया, उसके बदले में मैंने उसे बैंक ट्रांसफ़र कर दिया या अपने रिलेटिव को बोल के उसको वहीं के वहीं पैसे दिलवा दिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पर मुझे उसको सोफ़ा देना होता, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं मेरे रिलेटिव के पास सोफ़ा पड़ा हो और वो अपना सोफ़ा उसको क्यों देगा, ठीक है ना। तो मनी के आने की वजह से मैं कहीं भी बैठकर कहीं से भी परचेज़ कर सकता हूँ। मतलब मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, विद इन द सेकेंड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि जैसे मुझे गेहूँ स्टोर करना है, एक बोरी 1000 की, तो 1,00,000 रुपए अगर मुझे स्टोर करने हैं समझो, तो मुझे 100 बोरियाँ स्टोर करनी पड़ती, ठीक है, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा गोडाउन लगता। पर 1,00,000 रुपए अगर मेरे पास पैसा है तो ईजिली मैं उसे जेब में डाल सकता हूँ। मैं जेब में 1,00,000 रुपए क्या, मैं जेब में 40 क्या कहते हैं 4 साढ़े 4 5 लाख रख के भी घूम सकता हूँ। एक बैग में मैं कम से कम 30-40 लाख रुपीज़ रख के घूम सकता हूँ। 2,000 की 5-6 से गड्डियाँ बना लेंगे, जिसकी वजह से वो 2-2 लाख रुपए ऐसे करके 12-13 लाख हो जाएगा। तो मनी को स्टोर करना बहुत ईजी है। अब फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। फाइनेंसिंग सिस्टम क्या होता है? फाइनेंसिंग सिस्टम मतलब किसी पर्सन को वो सिस्टम जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस पर्सन को ज़रूरत है पैसों की उसको वो पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। और जो ये लोग जो काम करते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशन। जैसे एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर्स क्या है, तो एजुकेशन सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसके द्वारा जिसके पास नॉलेज नहीं है उस तक नॉलेज पहुंचाना, और जो ये काम करता है वो हुआ टीचर। फाइनेंसिंग सिस्टम जिसके पास पैसा नहीं है, ये वो सिस्टम है जिसके पास पैसा है नहीं है उसको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जिसको ज़रूरत है पैसे की उसको पैसा मिल जाएगा एक दूसरे पर्सन से। और ये जो काम करते हैं वो कौन है? इंस्टीट्यूशंस। ये एक सिस्टम जो एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचा रहा है, किसी पर्सन के पास सरप्लस है उससे पैसा लेकर जिस पर्सन को ज़रूरत है उस तक पहुंचा रहा है, वो फाइनेंसिंग सिस्टम। ये जो लोग काम करते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशन। अब इधर पे लिखा क्या है कि अगर होता किसी पर्सन के पास सरप्लस है मतलब ज़्यादा पैसा है, कोई एक सैलरीड पर्सन है, मान लो 50,000 रुपये महीना कमाता है, साल भर का 6 लाख, लेकिन उसका साल भर का खर्चा 2 लाख होता है, तो 4 लाख वो क्या करेगा? अपने घर में रखेगा। एग्जाम्पल, 4 लाख वो उसके घर में पड़ा है। अब उसे लग रहा है मैं 4 लाख या तो वो फालतू यूज़ कर दे, जाके अपने लिए फर्नीचर वगैरह ले आए, पर वो बोल रहा है मेरे को यूज़ ही नहीं है अभी, हो सकता है बाद में उसे यूज़ आए, तो वो बोले मैं इस पैसों का क्या करूँ। उसने बोला चलो मैं घर में रख देता हूँ। घर में एक चोरी होने का डर, ऊपर से ये नोट है, कभी वियर एंड टीयर हो गया, मतलब इसके ऊपर पानी गिर गया या कट फट गए, ठीक है, तो उसने क्या सोचा, क्या कर सकते हैं इस पैसों का? ज़बरदस्ती कुछ भी जाके तो खर्चा नहीं कर सकते ना, पैसा अपना ख़त्म थोड़ी नहीं करना है जान पूछ के कि यूज़ नहीं है तो चलो कुछ लेकर आते हैं। तो ये लोग पैसा जमा करा देते हैं बैंक में। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है? हमसे पैसा लेता है, हम जाके पैसा जमा करके आए बैंक में, कोई पर्सन आया लोन लेने, उसको पैसा चाहिए तो बैंक उसको पैसा दे देगा, ठीक है। तो बैंक, ये हुआ फाइनेंसिंग सिस्टम, एक जगह से पैसा लिया दूसरी जगह तक पहुंचाया, ये हुआ फाइनेंसिंग सिस्टम। ये काम किसने किया? इंस्टीट्यूशन ने। अब होता क्या है, यहाँ पे फाइनेंसिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, दस द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कीप्स अवर सरप्लस इनकम और सेविंग एज डिपॉजिट्स एंड लेंड इट, मतलब एज अ डिपॉजिट वो हमारे पैसे सेव कर लेता है और फिर लेंड इट मतलब उधार दे देता है जिसको ज़रूरत होती है, इसको फाइनेंसिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग सिस्टम की पूरी डेफिनेशन यहाँ से है, 10 से लेकर फाइनेंसिंग सिस्टम तक। फिर 10 द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेल्थ और कैपिटल इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम। ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट कर देता है, इक्वालिटी ला देता है, जिसके पास सरप्लस है उससे लेकर जिसके ज़रूरत थी उसको दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक,
ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो पैसों से डील करता है। अब बैंक पैसों से डील करता है, बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हम पैसा जमा कराने जाते हैं और बिजनेसमैन को लोन दे देता है, ठीक है। तो जो दोनों काम करे, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे और लोन भी दे, वो होता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को NBFC बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, NBFC। उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोन देता है, ठीक है। जैसे श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, ठीक है, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला फाइनेंसिंग कंपनी, ये लोग क्या करती है, ये लोग सिर्फ फाइनेंस देती है। इनके पास पैसा जमा कराने जाओगे तो पैसा नहीं जमा करेंगे, ये फाइनेंसिंग कंपनी से ये लोग सिर्फ पैसा लोन में देती है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ से हम ये वाला जो पोर्शन है मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। ये वाला जो पोर्शन है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।